नमस्कार बच्चों। क्लास 12th बायोलॉजी की पहली यूनिट के 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4th। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, एमटीपी क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इसके साथ में ही इनफर्टिलिटी के टाइप और बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है। तो शुरू करिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या मीनिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? WHO ने क्या डेफिनेशन दी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए टोटल वेल-बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। बच्चों, आपको पता होगा क्लास 9th में WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। मतलब सारे एस्पेक्ट में वेल बीइंग है, उसी को ही हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो यहाँ पर कंसर्न किया गया है सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बताया है, इज ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। सभी एस्पेक्ट के में वेल बीइंग होना चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये सारे एस्पेक्ट में फिट है तो उसको हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन बोलेंगे, नहीं तो उसमें कोई न कोई दिक्कत होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है? इंडिया इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इन 1951। भारत वो देश है जिसने बहुत पहले फैमिली प्लानिंग या रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया था 1951 में। वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इन ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स। ये याद रखिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको RCH बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जिसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं? सच प्रोग्राम्स डील द फॉलोइंग, कौन कौन सी चीजें RCH के अंडर आती हैं? गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट फॉर क्रिएटिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। लोगों को जागरूक करना रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के प्रति, सोसाइटी में, समाज में लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये पहला उसका RCH का एस्पेक्ट है। दूसरा, एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ पेरेंट प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। तो ये सारे लोगों को एजुकेट करना है, बताना है बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी है, माँ है, उसको कैसे केयर की जा सकती है, बच्चा पैदा होने के बाद में पोस्ट नेटल केयर कैसे की जा सकती है माँ की और बच्चे की, और ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस भी लोगों को बताना है, जागरूक करना है। और साथ में ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, बहुत जरूरी है कि बराबर मानना मेल और फीमेल चाइल्ड को और उनकी प्रॉपर केयर करनी इक्वलिटी के साथ में। चौथा RCH का जो पर्पज है वो है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। लोगों को इस बारे में, समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, विरूपताएं हैं, उनको भी कंसीडर करना है। जैसे जनसंख्या विस्फोट है, समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, सेक्स अब्यूज है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, उनसे भी लोगों को जागरूक करना है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो RCH प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में, ये सारी चीजें हैं वो कंसीडर की गई हैं। नेक्स्ट देखिए,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज में एम्स एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, क्यों पढ़ाया जाता है सेक्स एजुकेशन, जो कि हमारे समाज में ये चीजों को बहुत ज्यादा ओपन नहीं किया जाता है, छुपा करके रखा जाता है। फिर स्कूल एजुकेशन में इसको क्यों शामिल किया गया, तो इसके कुछ फायदे हैं। यहाँ देखिए, एम्स एंड नीड्स ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सबसे पहला है to provide right information about sex related aspects. It helps to avoid sex related myths and misconceptions. बहुत जरूरी है सही जानकारी देना, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट की सही जानकारी देना, अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स, जो दुर्भावनाएं हैं, गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको मिटाना, दूर करना। दूसरा है टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, STDs, AIDS, etc. लोगों को जागरूक करना सेफ हाइजेनिक कंडीशन बनाए रखने के लिए, और सेक्सुअली प्रैक्टिस के द्वारा, सेक्सुअली एक्टिविटीज के द्वारा, सेक्सुअल एक्ट के द्वारा कई सारी बीमारियां फैलती हैं, एसटीडीज फैलती है, उनके बारे में जागरूक करना। लोगों को ये बताना कि एडोलिसेंट एज में बच्चों में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, हार्मोनल और बिहेवियरल चेंजेज आते हैं, तो उन चेंजेज को माँ बाप को भी जागरूक करना, लोगों को बताना कि वास्तव में ये परिवर्तन तो होने ही है, तो उनको आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके। ये सारी जानकारी हम इस सेक्स एजुकेशन को शामिल करके ही दे पाएंगे बच्चों को। हमारा पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। क्या मीनिंग है आपको अच्छे से पता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखते हैं क्या मीनिंग है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। इन 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन, 2000 मिलियन। बाई 2000 इट रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन। मतलब बहुत तेजी से बढ़ी, रॉकेटेड का मतलब है बहुत, रॉकेट की तरह बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, जो 2000 में लगभग कितने मिलियन हो गई, 6 बिलियन हो गई। तो इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है। आप ये इमेज दे सकते हैं, आपको पता है जब आप कहीं बाजार में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाएंगे या बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, कहीं पर भी जाते हैं तो आपको ओवर क्राउडेड जगह है वो मिलती हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो रिसोर्सेज है, हमारे गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रयास करती है, परंतु हमारे रिसोर्सेज है वो ओछे पड़ते जाते हैं। हम जो भी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराते हैं वो घटते जाते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल रहे हैं, या विस्फोट कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत की पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। इन इंडिया पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन at the time of independence. It reached 1 billion by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. It means every 6 person in the world is an Indian. अभी हमारी पॉपुलेशन 130-35 करोड़ के लगभग हो गई है। तो कहने का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन है उसमें, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें प्रत्येक छठा आदमी है वो इंडियन है। अकॉर्डिंग टू द 2011 census report, our population growth rate was less than 2%, that is 20 by 1000 पर ईयर। मतलब 1000 लोगों पर 20 बच्चे पैदा होते हैं पर ईयर। ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, अभी भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली पॉपुलेशन की रेट है, ग्रोथ रेट जिसको हम कहेंगे, कि ये बहुत तेजी से रैपिडली से नंबर है वो एक्सप्लोजन की ओर बढ़ रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हो सकते हैं।
ये कारण देखिए, सबसे पहला कारण है इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। पहला कारण है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बढ़ गई हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बढ़ गई है, लिविंग कंडीशंस हैं वो बेटर हो गई है। पहले बच्चे बहुत कपल को बच्चे ज्यादा पैदा होते थे, परंतु वो अडल्ट स्टेज में नहीं पहुंच पाते थे, वो बीमारियां हो जाती, किसी कारण से वो मर जाते थे। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा होने की वजह से डेथ रेट है वो घट गया है, और उससे पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। दूसरा है ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये सारी चीजें घटी है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से डेथ रेट घट गई है। जो माँ की डेथ हो जाती थी बच्चा पैदा होते समय, या बच्चे की डेथ हो जाती थी पैदा होते समय, ये सारी डिक्रीज हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, इसलिए पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। और नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं वो बढ़ गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जनसंख्या है वो यंग पॉपुलेशन है, जिसमें 15 से 35 साल के लोग हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में हैं, और वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ग्रुप है। तो जब ये ग्रुप ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन निश्चित रूप से असिलरेट करेगी, बढ़ेगी। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या प्रभाव होंगे उसके, अभी हमने चर्चा करी कि हमारे संसाधन है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन है वो ओछे पड़ जाते हैं, संसाधनों पर लोड पड़ता है, और उसका परिणाम क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जो भी आवश्यक चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान है, उसकी भी कमी होने लग जाती है। तो वो एक इसका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट का एक परिणाम है। अगर हमारी जनसंख्या कंट्रोल रहती है तो हमें संसाधन, हमारी सुविधाएं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधर सकता है। कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं? मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। लोगों को जागरूक करना है, उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है स्मॉलर फैमिलीज के लिए। अब स्मॉलर फैमिलीज कैसे बनाई जा सकती है, कैसे रखी जा सकती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो यूज किए जाएं। अवेयर पीपल अबाउट ए स्लोगन, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, ये लोगों को जागरूक बनाना है। हम दो हमारे दो, बच्चों ये अवेयरनेस आ चुकी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं हम दो हमारे दो, और अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो कहती है हम दो हमारे एक। मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड ए वन चाइल्ड नॉर्म, बहुत सारे लोग हैं वो एक बच्चा भी रखना चाहते हैं। स्टेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स 18 ईयर्स एंड मेल्स 21 ईयर्स, ये सरकार के द्वारा वैधानिक विवाह की एज है वो निर्धारित कर रखी है, जिसमें लड़की है उसकी उम्र है वो 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, और लड़के हैं उनको 21 साल से पहले शादी करना इलीगल कहलाता है। तो ये कंट्रोल मेजर हैं जिनके द्वारा हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज, अब क्या चीजें हैं, कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो जो पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, मेजर है वो, उसमें क्या लक्षण होने चाहिए, कौन सी आइडियल उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे कि आसानी से लोग हैं उसको अडॉप्ट कर ले। तो सबसे पहला जो है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। सबसे पहला है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से उपयोग करने लायक हो, जो उसको उपयोग प्रयोग में लाने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो सबसे पहला है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए प्रत्येक लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में कुछ ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें होती है, सेक्स रिलेटेड चीजें होती हैं, उनको छिपी हुई हाइड रखना चाहते हैं।
तो आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ये उसका प्रॉपर्टी, आइडियल प्रॉपर्टी। दूसरी, तीसरी है इफेक्टिव। अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है जिस पर फेथ करके कोई कपल यूज कर रहा है और वो उसका फेलियर हो जाए और बर्थ हो जाए तो वो गलत मानी जाती है। वो इफेक्टिव हो। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी रिवर्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज किया जा रहा है बर्थ कंट्रोल होता है, परंतु जैसे ही उसको बंद कर दिया जाता है, अगर वो कोई कपल बच्चा चाहता है तो बच्चे हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज किया और वो परमानेंटली उसके बर्थ कंट्रोल हो गए, वो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकते, तो वो गलत है। इसमें रिवर्सिबल होना है। रिवर्सिबल का मतलब जब यूज कर रहे हैं तो बंद, जब यूज करना बंद किया है तो बच्चे हो जाए, मतलब प्रेगनेंसी हो जाए। पांचवा है नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। इंपॉर्टेंट बात है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, या साइड इफेक्ट होते हैं तो बहुत कम होने चाहिए। अगर साइड इफेक्ट होंगे तो वो जो यूजर है उनके हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, उनके माइंड सेट को भी बदल सकते हैं। और लास्ट है शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव। जो नेचुरल नीड है, नेचुरल अर्ज है, उसको अफेक्ट करना वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर, सेक्सुअल एक्ट, इनको एडवर्सली अफेक्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। तो उन सभी प्रॉपर्टीज वाले कॉन्ट्रासेप्टिव को हम क्या कहेंगे? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन कौन से हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में सबसे पहले नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा बैरियर्स है, तीसरा इंट्रायूटराइन डिवाइसेस है, चौथा ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, पांचवा इंजेक्टेबल्स है, और छठा सर्जिकल मेथड्स हैं जिसको हम स्टरलाइजेशन, नसबंदी बोलते हैं। तो आज हम दो करेंगे, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड और बैरियर्स। नेक्स्ट वीडियो में वो आगे वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी करेंगे। सबसे पहले नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स में जो नेचुरल मेथड है वो कौन है? सबसे पहला है अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। उस पीरियड को अवॉइड करना है जब स्पर्म और ओवम है वो मीट नहीं हो, फ्यूज ही नहीं हो, फ्यूजन नहीं हो। तो फ्यूजन को रोकने के लिए नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। सबसे पहला टाइप है पीरियोडिक एब्सटीनेंस, दूसरा है कोइटस इंटरप्टस, और तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो यहां आप देखेंगे जो आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 5 दिन का जो टाइम है वो ब्लीडिंग का है। इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड है प्रोलिफरेशन पीरियड है। ये इनफर्टाइल डेज, इनको हम काउंट करेंगे। ओवुलेशन के ओवुलेशन पीरियड है, वो ओवुलेशन पीरियड है वो 10 से और 17 दिन का होता है। इसको फर्टाइल डेज बोलते हैं। और उसके बाद में कॉर्प ल्यूटियल फेज होता है, वो भी इनफर्टाइल फेज है। तो कहने का मतलब है कि ओवुलेशन है वो जिस ओवुलेशन पीरियड है वहां पर अगर स्पर्म इंसेमिनेट नहीं हो, स्पर्म रिलीज नहीं किए जाए या मैटिंग नहीं हो, तो नेचुरली चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं फ्यूजन के। तो पहले ये हम तीनों डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सटीनेंस, अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्टाइल पीरियड है क्योंकि ओवुलेशन इसी पीरियड में हो रहा है। अगर इस पीरियड में मेल फीमेल पार्टनर हैं वो मैटिंग नहीं करते हैं, कोइटस नहीं करते हैं, इंटरकोर्स नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और नेचुरली बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा कोइटस इंटरप्टस है, विड्रॉल जिसको कहते हैं, विड्रॉल पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन।
जैसे ही इंसेमिनेशन होने को होता है वो सीमेन है वो बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, और जब सीमेन ही फीमेल बॉडी में रिलीज नहीं होगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे। और तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। बच्चों याद रखिए, जब लैक्टेशन होते हैं तो लैक्टेशन पीरियड में एफएसएच और एलएच है उनका लेवल है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि वो सिग्नल ब्रेस्ट फीडिंग से सिग्नल फीमेल बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, और इस वजह से एफएसएच एलएच का लेवल है वो कम रहेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे, ओवुलेशन नहीं होगा। परंतु ये तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उस पीरियड को लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, बर्थ को बोलेंगे। बर्थ के बाद में लगातार सघन अगर स्तनपान करवाया जाता है माँ के द्वारा, फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेज lactation. This method helps to prevent conception. This is effective up to 6 months following parturition. It has no side effect but chances of failure are high. मतलब 6 महीने तक प्रभावशाली रहते हैं। तीनों ही मेथड है उनमें गलतियां होने के चांसेज है वो पाए जाते हैं, इसलिए फेल्योर के चांसेज यहाँ पर बढ़ जाते हैं। फिर भी अवॉइड किया जा सकता है, नेचुरली बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। पहला तरीका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन को अवॉइड कर देना, ओवुलेशन पीरियड को, कोइटस इंटरप्शन जहां पर इंसेमिनेशन आउटसाइड द बॉडी होगा, और तीसरा जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ओवुलेशन नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होता, परंतु ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या इसमें फेल्योर के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड देखेंगे हम, बैरियर्स। ये बैरियर का बहुत सीधा सा मतलब है अवरोध पैदा कर देना, दोनों गैमीट्स के बीच में बाधा उपलब्ध करवा देना, बाधा पैदा कर देना, वो बैरियर कहलाते हैं। कौन कौन से बैरियर्स हैं वो यूज किए जाते हैं मेल फीमेल के द्वारा? दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। एग्जाम्पल हैं इनके कंडोम्स, डाइफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। कंडोम क्या है? मेड ऑफ रबर लेटेक्स सीथ। ये कंडोम आप देख पा रहे हैं रबर और लेटेक्स सीथ के बने होते हैं। कंडोम्स फॉर मेल कवर द पेनिस। दोनों ही तरीके के कंडोम पाए जाते हैं, मिलते हैं मार्केट में, मेल फीमेल के लिए कवर द पेनिस। कंडोम फॉर फीमेल कवर द वेजाइना एंड सर्विक्स। कंडोम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर कोइटस। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और मोस्ट पॉपुलर जो कंडोम का नाम है वो निरोध, पॉपुलर कंडोम फॉर मेल्स। यहाँ दोनों ही तरीके के कंडोम देखे हैं जहां पर आप उसको बैरियर उपलब्ध करवा सकते हैं मेल और फीमेल गैमीट को मिलने से। नेक्स्ट इसमें है वाई कंडोम्स आर वेरी पॉपुलर। इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स। वो बर्थ कंट्रोल के साथ में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, एड्स होते हैं, उनसे भी सुरक्षित करते हैं। इट इज डिस्पोजेबल, आसानी से डिस्पोज्ड ऑफ हो जाते हैं। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूजर्स। कोई मेडिकल एक्सपर्टाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, आसानी से उसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाइफ्राम्स, cervical caps and vaults made of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They block the entry of sperms through the cervix. They are reusable। जो डाइफ्राम्स है, सर्विकल कैप्स हैं वो रीयूजेबल हैं, जबकि कंडोम्स हैं वो सिंगल यूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, jellies, foams are used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। कि इनको यूज करने के साथ में ये एक बैरियर तो पैदा कर रहे हैं, साथ में ही इनमें स्पर्मिसाइड, स्पर्म को मारने वाली क्रीम, जेलीज, फॉर्म होते हैं जिससे कि स्पर्म है
उनकी वायबिलिटी नहीं रहेगी तो फेल्योर के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और एफिकेसी है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट बैरियर तीसरे टाइप का इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस है वो हम देखेंगे यहाँ पर। ये तीसरा पॉइंट है, तो हम बैरियर तक ही मैंने बोला था आज करना है। अगले वीडियो में ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज मंडली। आपको वीडियो कैसा लगा, आप किस तरीके से और क्या इसको इफेक्टिव बनाने में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, अपना कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नया कोई वीडियो आए तो आपको उसका तुरंत अपडेट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।